हेलो ऑल राइट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका अपना दोस्त मेंटर, जो आप मुझे कह सकते हो सुमित गुप्ता। तो आज की टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हो, टॉपिक का नाम क्या है? इंक्यूबेशन सपोर्ट एंड स्कीम्स फॉर रूरल यूथ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हमारा, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको मज़ा सा आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। आई एम सुमित गुप्ता। आई एम स्टडिंग BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स फ्रॉम MMDU मुलाना अम्बाला हरियाणा। मैं एक BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ और टीचर, आप ये जो बोल सकते हो। मैं बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ, बट ट्राई कर रहा हूँ मैं आप लोगों को टीच करूँ, इस तरीके से टीच करूँ कि आपको मज़ा से आ जाए। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है इंक्यूबेशन सपोर्ट एंड स्कीम्स फॉर रूरल यूथ, तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं बेसिकली। इंक्यूबेशन क्या होता है, कौन कौन से स्कीम्स हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र, रूरल यूथ मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो जवान लोग हैं, जो कि एजुकेटेड लोग हैं, उन्हें कैसे हेल्प करता है। तो पहले हम बेसिकली हम जंप करते हैं रूरल इंटरप्रेन्योर के बारे में। आप एक बहुत ही हम मस्त फोटो देख सकते हो। एक अंकल जी हैं जो कि एक अच्छा सा पोज दे रहे हैं, सब्जी की दुकान पर हैं। इस तरीके से ही बिजनेस होते हैं। आप एक बेसिकली एक इमेजिन करो कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या बिजनेस हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या कर सकते हैं? सब्जी की दुकान हो सकती है, छोटा मोटा ग्रोसरी शॉप हो सकता है, ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? बिजनेस। बट आप जब भी बिजनेस की बात करते हैं, आप लोगों के मन में क्या आता होगा? बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, बड़े बड़े लोग होंगे, कार से आ रहे होंगे। बट नहीं, अगर आपके पास एक सब्जी की भी दुकान है तो भी आप बिजनेसमैन हैं। बट बेसिकली मकसद क्या होता है? बिजनेस का प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर मान लो ये अंकल जी हैं, अगर ये कोई सामान 100 रुपये में ला रहे हैं और इसे 200 रुपये में बेच रहे हैं, तो 100 रुपये का प्रॉफिट है। अब या तो ये अंकल जी के पास खुद की खेती होगी, जिससे थ्रू वो सब्जी लाते हैं और यहाँ बेच देते हैं। अगला क्या हो सकता है? या तो वो मंडी से लाते होंगे। अगर मंडी में 100 रुपये में ला करके शाम तक वो 200 रुपये में बेच दिए, उनके पास 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो भैया जी बिजनेसमैन है। बट इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी होता है। ऐसा ना हो कि मैंने बस एक दिन लाया और बेच दिया। इसे ये रेगुलर करना होता है, कंटिन्यूस करना होता है। अगर वो लगातार करे जा रहे हैं तो ये बिजनेसमैन है। अब हमारा है व्हाट इज इंक्यूबेशन। अब इंक्यूबेशन क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इंक्यूबेशन बेसिकली कुछ नहीं है। इंक्यूबेशन मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की हेल्प करते हैं। अगर मान लो मुझे बिजनेस करना है, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में लोग हूँ, ग्रामीण क्षेत्र का एक बंदा हूँ, मुझे बिजनेस करना, बट मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। मेरी हेल्प कौन करेगा? इंक्यूबेशन। अब इंक्यूबेशन किन के द्वारा किया जाता है? जिसमें कि आप इजीली समझ सकते हो, ये किया जाता है इंस्टीट्यूशंस जिन्हें कि बिजनेस में एक्सपीरियंस हो, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस हो। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ वो सिखाता है। मान लो कि आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, या कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो वो आपको कौन सिखाता है? जिन्हें उसके बारे में एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो। तो इंक्यूबेशन कौन करते हैं? वो इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस हो, बिजनेस में एक्सपीरियंस हो। वो हमें देते क्या क्या हैं? वो देते हैं हमें टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज एंड एडवाइजेज। अगर मान लो ग्रामीण क्षेत्र में आप हो, ठीक है, आपको ज़्यादा आइडिया होता नहीं, आपको पेमेंट लेना है, आप किराने की दुकान पर आपको पेमेंट लेना है, तो आप देखे होंगे आजकल QR कोड लगा होता है। वो QR कोड लगाता कौन है? वो बंदा जिन्हें कि उसका एक्सपीरियंस है, उनका नॉलेज है। अगर पेमेंट लेना है, कोई वहाँ कार्ड स्वाइप करता है, वो सब फैसिलिटी नहीं होती ग्रामीण क्षेत्र में। इसीलिए आप देखते हो कि ग्रामीण क्षेत्र का बिजनेस पीछे ही रह जाता है। अगर उसे ग्रो करना है लार्ज लेवल पर, उन्हें इंक्यूबेशन का सपोर्ट चाहिए होता है। इनिशियल ग्रोथ फंड्स। कोई बिजनेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फंड्स चाहिए होता है। फंड्स कहाँ से आते हैं? या तो वो बैंक से मिलते हैं। तो इंक्यूबेशन का वो भी काम होता है कि वो आपको फंड्स दिलवाएं। बिजनेस का मतलब है फंड्स। अगर आपके पास फंड्स होंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, तो आप जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट की भी है जो कि बिजनेस के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए फंड्स देती हैं। अगर आपका काम बहुत ही अच्छा है तो आपको सीड फंड मिलती है, फिर उसके बाद अलग अलग टर्म से आपको फंड्स मिलती रहती हैं। अगला है नेटवर्किंग लिंकेज। आप कोई बिजनेस बड़ा करना है, मान लो कि आपका टर्नओवर हो रहा है मंथली का आई गेस 1 लाख, आपको 1 लाख को 2 लाख करना है। 1 लाख तो बहुत ही कम हुआ, लेकिन आप एक एग्जांपल समझ लो। अगर आप मंथली का 1 लाख टर्नओवर कर रहे हो, आप एक छोटे बिजनेसमैन हो, तो आप चाहोगे ना कि आपका बिजनेस 1 लाख से 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 3 लाख हो। तो हेल्प कौन करेगा? नेटवर्क आपको उन लोगों से जोड़ेगा। ये जैसे कि आप भी सेम सेक्टर में हो, तो आपको उस लोगों से जोड़ने की कोशिश करेगा जो कि आपके ही सेक्टर में ज़्यादा क्रैक कर रहे हैं, ज़्यादा फोड़ रहे हैं। तो उनसे वो नेटवर्क करेगा, लिंकेज करेगा। कोवर्किंग स्पेस। आपको कोई भी काम करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। अब स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड कहीं और होती है और आप सप्लाई कहीं और कर देते हो। उस केस में सारा चीज़ गड़बड़ा जाता है। हमें ज़रूरी है कि हमें एक कोवर्किंग स्पेस भी मिलते रहें। अगला हमारा मेंटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विस। हमें मेंटरिंग चाहिए होती है। मेंटरिंग मतलब क्या?
अगर हमें कोई भी इशू आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोई काम करने में, तो हमें कौन हेल्प करेगा? हम किनके पास जाएंगे जो कि हमें हेल्प कर सके? वो होता है मेंटरिंग, एडवाइजरी सर्विस। कभी भी कोई समस्या होती है तो अगर हम इंक्यूबेशन सपोर्ट वाले लोगों से जुड़े हुए हैं तो हम इन्हें कॉल कर सकते हैं कि हाँ हेलो, हाँ सर, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, हम क्या करें? तो वो हमें हेल्प करते हैं। अगला हमारा है वाई आर बिजनेस इंक्यूबेशन इम्पोर्टेंट फॉर रूरल यूथ। अब हम लोग यहाँ सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ रूरल यूथ के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस तो समझ में क्या आता है, शहर में बिजनेस होगा, ये होगा, वो होगा, बट हम लोग रूरल यूथ के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आपको पता होगा कि इंडिया में आजकल एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। इसीलिए हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे मान लो कि अभी जो भी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो कोशिश कर रही है पिछले 10-11 साल से कि भाई साहब किस तरीके से हम बिजनेस को उतारें, क्योंकि हर बंदों को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब देना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है, उतना स्पेस ही नहीं है। तो वो हमारा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ऐसा एक डेटा कहता है, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि अगले 15 साल में जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, 15 साल में हमारी जो आबादी 1.4 बिलियन मतलब 140 करोड़ के आसपास है, वो पहुंच जाएगी 160 करोड़, 180 करोड़, 200 करोड़ तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है अगले 15 साल में। तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कहाँ से? वो एम्प्लॉयमेंट की बहुत अधिक चांसेस है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में मिले। अब कुछ डेटा की बात करते हैं। डेटा की आप समझ सकते हो, हमारे मतलब हम अगर कोई भी देश गरीब होता है तो उन्हें हेल्प कहाँ से मिलती है? वर्ल्ड बैंक से। जैसा कि आप देख सकते हो अभी एग्जांपल पाकिस्तान की, श्रीलंका की, उन्हें कोई मदद चाहिए होती है, वो जाते हैं वर्ल्ड बैंक के पास कि हाँ सर मुझे कुछ लोन दे दो आप, उसके बदले ये कर दो, वो कर दो। 1991 में भी इंडिया भी किसी इंस्टीट्यूशन के पास गया था कि लोन लेने के, कि भाई साहब मुझे लोन दे दो आप। तो वर्ल्ड बैंक डेटा कहता है कि एग्रीकल्चर कैन हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी, रेजिंग इनकम्स एंड इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी फॉर 80% ऑफ वर्ल्ड पुअर। अब पॉवर्टी क्या होता है? गरीबी। आप एक बेसिकली समझ सकते हो गरीबी क्या होता है। अगर आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है जिसकी कि आपको नीड है, और आप एक मन में इमेजिन करो एक ग्रामीण क्षेत्र का लोग, उन्हें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? उनके पहले बेसिक जो नीड होती है एक इंसान की क्या होती है? 5 नीड होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो रोटी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के पास खुद का ही खेत है, चावल, गेहूँ, सब्जी तो खुद के पास ही आ जाती है। रोटी, कपड़ा खरीदने के लिए वो जाएंगे, स्वास्थ्य खरीदने के लिए वो जाएंगे, घर उनके पास अपना ही होता है। मतलब बेसिक जो खर्च है, फंडामेंटल खर्च है। फूड सिक्योरिटी की बात करते तो ग्रामीण क्षेत्र के पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वही अगर आप शहर में चले जाओ, आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप राशन खरीदोगे, सारा कुछ खरीदोगे, तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में पॉवर्टी कम होने की संभावना एग्रीकल्चर में, अगर वो इस तरीके से ग्रो कर पाए तो वो पॉवर्टी कम कर सकती है। फूड सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक टाइम था जब इंडिया के पास खाने के लिए भोजन ही नहीं था। जब देश आज़ाद हुआ तो इतना हालत ख़राब थी, तो उस समय हमारे जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उन्होंने लाई थी हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके थ्रू उन्होंने बहुत सी अच्छी वैरायटीज ग्रो की, जिसके थ्रू हम लोग अच्छी वैरायटीज ग्रो की, जिसके थ्रू हम लोग फूड सिक्योरिटी कंजर्व कर पाएँ। तो ये एग्रीकल्चर में ऐसा पावर है जिन्होंने पहले भी करके दिखाया फूड सिक्योरिटी, अभी भी करके दिखा सकते हैं। अब रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, अब ये कुछ एजेंसीज हैं, आप ये समझ लो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो फ्यूचर में, तो इसमें ये सारे स्कीम्स, ये जितने भी एजेंसीज दिख रहे हैं आपको, ये आएंगे ही आएंगे। आपको ये चीज़ मुँह ज़बानी याद होना ही चाहिए। जैसे कि MSME, आप मुझे लगता है जिन्हें भी थोड़ा सा भी बिजनेस का आइडिया, उन्हें बिल्कुल पता होगा कि MSME का मतलब क्या होता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको कोई भी चीज़ कंपनी ग्रो करनी होती है, कंपनी रजिस्टर करनी होती है, तो MSME में रजिस्टर करनी होती है। तो ये सब कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं। एफिलिएटिंग गवर्नमेंट बॉडी है जो कि हेल्प करती है, जैसे एम है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, DBT है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारे मिनिस्ट्री जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए। ये आपको किसी भी एग्जाम में हेल्प कर सकती है। अगला हमारा सेक्टर्स फोकसिंग ऑन इंक्यूबेशन। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, इंक्यूबेशन क्या होता है। 1 मिनट का 10 सेकंड का पॉज लो, सोचो मैंने इंक्यूबेशन के बारे में क्या बताया था आपको, सोच लिया। इंक्यूबेशन क्या होता है? जो कि रूरल एरियाज में या फिर किसी भी एरियाज में बिजनेस को सपोर्ट करता है। बट अगर हमारा मेन आज का मुद्दा है रूरल एरियाज में, तो जो भी इंस्टीट्यूशंस बिजनेस को सपोर्ट करें, हर तरीके से प्रोवाइड कराए, फंड्स, एडवाइजरी सर्विस, सारा कुछ प्रोवाइड कराए, वही होते हैं इंक्यूबेशन। अब ये एक डेटा कहता है, अब जूम करके मैं बता देता हूँ आपको। इसमें दिख रहा है ICT,
अब आईसीटी के बारे में भी आप में से, मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को पता होगा। आईसीटी क्या होता है? कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस होता है। मतलब कि आप जितने भी देखते होंगे इंजीनियर बनते हैं, आपको पता होगा ना, सारे लोग चाहते हैं कि मुझे आईटी फील्ड में काम मिले। तो आईसीटी यही होता है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कोई भी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस होता है, तो इसमें सबसे अधिक प्रोवाइड होता है। आपको पता होगा इंडिया सबसे अच्छा जो कर रहा है वो कर रहा है इसी फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में। जैसे कि जितने भी लोगों के होते हैं, आपको ये आप समझ लो, जितने कस्टमर सर्विस वो बेसिकली इंडिया में ही होते हैं। हमारा इंडिया जो है सर्विस सेक्टर में सबसे अधिक ग्रो कर रहा है। जैसा कि आपको पता होगा चाइना ने क्या किया था, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया था। वहाँ जितना भी सेकेंडरी सेक्टर होता है जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें सबसे आगे चाइना एक टाइम पे था। अभी भी बेसिकली सबसे आगे चाइना ही है। बट इंडिया में क्या हो रहा है, वो थर्ड सेक्टर, सर्विस सेक्टर में बहुत अधिक ग्रो कर रहा है। जितने भी लोगों के सर्विस सेंटर तो नहीं बोल सकते हैं हम, जितने भी कस्टमर सपोर्ट होते हैं वो बेसिकली इंडिया में ही होते हैं। जितनी बड़े बड़े कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या कोई चाइनीज़ कंपनी भी देख लो आप, रियलमी वगैरह के सर्विस जो देते हैं वो इंडिया में ही अवेलेबल रहते हैं। इसमें सबसे अधिक परसेंटेज है 33% आईसीटी का। बट सेकेंड हाईएस्ट इसका एग्रीकल्चर। आपको पता होगा कि इंडिया में अभी भी मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिल रही है। आप कुछ राज्य देख लो, जैसे कि बिहार है, बिहार में तो 60% से अधिक लोग, 70% लोग तक एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं, वही उनकी रोजी रोटी है। तो आप इससे समझ सकते हो इंक्यूबेशन का फोकस कहाँ होना चाहिए। सबसे अधिक तो हो गया कम्युनिकेशन स्किल्स में जितना भी होते हैं, सेकेंड है हाईएस्ट एग्रीकल्चर में। अब आप ये देख सकते हो कि इंक्यूबेशन जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने ग्रामीण लोगों को, उनके पास क्या क्या बेसिकली पहले से है, मुझे पता होना चाहिए ना मेरे पास क्या क्या है, तब मैं अपने और चीज़ों की डिमांड करूँगा कि हाँ सर मेरे पास ये 5 चीज़ें हैं, मुझे 5 चीज़ें और चाहिए। कोई भी काम करते हो, मान लो खाना बनाते हो आप, तो पता होता है ना मेरे पास 5 चीज़ें हैं, ये सब्जी है, मसाला है, ये तेल है। अब मुझे ये क्या क्या चाहिए, मुझे गैस चाहिए, ये बर्तन चाहिए, मुझे पता होता है कि मेरे पास ये 5 चीज़ें हैं और ये 5 चीज़ें और चाहिए। तो हैज क्या क्या है? अब हैज पहला है ब्रांड बिल्डिंग या रेप्यूटेशन। अब मान लो कोई बिजनेस चल रहा है, अब ऐसा तो नहीं है कि ये जो इंक्यूबेशन वाले होंगे वो आपका बिजनेस खड़ा कराएंगे, वो आपके बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। उनके लिए पहले आपके पास बिजनेस होना तो चाहिए। अब बिजनेस आपके पास है, मतलब आपके पास जो कस्टमर्स हैं वो रेगुलर आपके पास आ रहे हैं, आपके पास रेप्यूटेशन है कस्टमर्स की, आपके पास वो होती है पहले से। अगला है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपने कोई बिजनेस खड़ा किया, आपके पास तो बेसिक फंड्स होंगे ना। अब आपने बिजनेस चला रहे हो पिछले 6 महीने से, साल भर से, या 2 साल से, 3 साल से, आपके पास वो इनिशियल फंड्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं कि बिजनेस कहाँ करना है, कहाँ से प्रोडक्ट लाना है, कहाँ से माल लाना है, कहाँ माल बेचना है, ये आपको बेसिक फंडामेंटल आइडियाज होते हैं। अगला हमारा है बिजनेस रिसोर्सेज। बेसिकली सेम ही चीज़ है। बिजनेस रिसोर्स मतलब बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। बेसिकली समझ लो, आप स्पेस होता है, वो स्टाफ होता है, वो गुड्स होता है, मतलब क्या क्या चीज़ आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए वो आपके पास पहले से होता है। नेटवर्क होता है, बेसिकली नेटवर्क कोई बड़ा नहीं बट छोटा मोटा नेटवर्क तो होता ही है। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप लोग आज के टाइम में तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही बेहतर हो गया है। लोग बेसिकली अपने शॉप से ही कॉल कर देते हैं कि हाँ भैया मुझे 10 kg ये चाहिए या फिर इतने बैग्स ये चाहिए, वो आराम से डिलीवर कर देते हैं। तो वो उनके पास जो बेसिक नेटवर्क होता है वो अवेलेबल पहले से होता है। अगला है पर्सनल मेंटरिंग एंड कोचिंग। आप देख सकते हो कोई भी बिजनेस करते हैं तो उन्हें मान लो कि जैसे कि किसी के पेरेंट्स होते हैं बिजनेस में, कि ग्रामीण क्षेत्र में तो बेसिकली यही होता है। अगर आपके पेरेंट्स किसी बिजनेस सेक्टर में हैं तो उनके बच्चे भी, या फिर किसी भी सेक्टर में देख लो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। इस तरीके से ही बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनने की ही कोशिश करता है। वो जो पर्सनल मेंटरिंग है, कोचिंग है, उन्हें उनके पेरेंट्स से, उनके दादा से ही मिल जाती है। अगर आप ये सारी चीज़ उनके पास अवेलेबल पहले से हैं, उन्हें नीड क्या क्या चीज़ की है, उनकी नीड क्या है, कनेक्शन विद स्पेशलाइज्ड मेंटर्स एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। उनके पास वो बेसिक नीड्स तो है, बेसिक कॉन्टैक्ट्स तो है कि माल कहाँ से लाना है, बट वो एक्सपर्ट का डिमांड क्या होता है। अगर आपके, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, अगर आपका टर्नओवर 10,000 है, आप चाहोगे उसे 15,000 कर पाए, 20,000 कर पाए, 50,000 कर पाए, उनके लिए क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है एक्सपर्ट की गाइडेंस। उन्होंने कैसे ग्रो किया, जो ग्रो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं वो जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये एक्सपर्ट की हेल्प मिलती है। हेल्प विद कनेक्टिंग विद द कस्टमर्स एंड वेंडर्स। आपको वो बड़े बड़े वेंडर से हेल्प करवाएंगे, कैसे वो काम कर रहे हैं, उनके पास क्या वर्क फोर्स है, क्या क्या वो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, किस तरीके से अपने काम को ऑटोमेटिक कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्यूबेशन आपको हेल्प करता है। अगला हमारा है ब्रांड बिल्डिंग।
अब ब्रांड मतलब क्या है? एक ब्रांड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, बट आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ ब्रांडिंग क्या होता है। ब्रांडिंग मतलब मान लो कि आपके पास एक टूथपेस्ट है, ठीक है, एक टूथपेस्ट जो अभी कंपनी जो अभी मान लो कि मार्केट में अभी आया है 6 महीने पहले, एक 10 साल पहले। आप एक मन में इमेजिन करो, जब आप सुनते हो नूडल्स के बारे में, मन में क्या आता है आपका? नूडल्स, मैगी, टूथपेस्ट, कोलगेट, साबुन, तो डिटॉल आएगा, कितने मन में लाइफ बॉय आएगा। मतलब ये ब्रांडिंग है। कोई अगर नया कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो सेल नहीं होता है, भले उनके पास सबसे बेस्ट फ्यूचर हो, सबसे बेस्ट फीचर्स हो, लेकिन वो सेल नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी होता है आपके पास कि ब्रांडिंग हो। ब्रांडिंग का कहीं यही मतलब होता है कि मतलब एक मन में आपके जब भी मैं उस चीज़ की बात करता हूँ, जैसे मैं नूडल्स की बात करता हूँ, आपके मन में मैगी आती है, तो ये सारी चीज़ आपका ब्रांडिंग से ही होती है। तो ये ब्रांडिंग बनाने में हेल्प करती है। अगर आप जूते की बात करते हो, नाइक होगा, पूमा होगा, तो ये सब ब्रांड ही है भाई। अगला हमारा है बेटर प्रोसेसिंग टू रिमेन इंगेज्ड। मतलब कि बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी, आप इंगेज रहते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बिजनेस स्टार्ट किया बट आप बेकार बैठे हुए हो, कस्टमर्स आ ही नहीं रही हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे किस तरीके से आपके पास कस्टमर आते रहें, कैसे आप बिजी रहो और अपने टाइम की वैल्यू करते हुए आपके पास हर घंटे आपके पास जो टाइम है उससे आप प्रॉफिट कमा पाओ। बिजनेस का बेसिकली वही मतलब है, प्रॉफिट कमाना, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सको। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो ये नीड्स पूरा हो गया। अब अगला हमारा देख सकते हो आप, इंक्यूबेशन सपोर्ट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कुछ स्कीम के बारे में कि ये सारी स्कीम्स हैं जो कि आपको हेल्प कर रही हैं बिजनेस करने में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस भी देश की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग तो इंडियन है भाई, हम लोग अपने ही देश की बात करेंगे, भारत माता की जय। तो हम लोग बात करेंगे इंक्यूबेशन सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या आप देख सकते हो, पहला हमारा है MSME। मैंने पहले ही बताया था MSME क्या होता है। NSI से मतलब ये इंस्टीट्यूशंस कब ग्रो की गई है, इनका मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको इसके रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये कब ग्रो की, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये तो पता ही होनी चाहिए आपको। जैसे पहला है हमारा MSME NSIC। इसका मेन काम क्या होता है, ये ग्रो की गई है 1955 में, देश के आज़ाद होने के जस्ट 8-10 साल के बाद। इनका मेन मकसद होता है टू सपोर्ट स्किल बेस्ड स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस मतलब क्या, जिनकी टर्नओवर कम है, जिनका कि मार्केट शेयर कम है, कम लोगों को सर्विस दे पा रही है, वही होते हैं हमारा स्मॉल बिजनेसेस। अगला हमारा है DST NST ED बोर्ड, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको कहीं बात करनी है, नेटवर्क है, वाईफाई है, ये जितना भी कम्युनिकेशन का चीज़ें होता है आपको यहाँ से वहाँ प्रोवाइड कराना है। तो वो बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पता नहीं होता है, उन्हें तो ये भी पता नहीं होता डेटा एंट्री कैसे करता है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत लोग ग्रेजुएट हैं, BA किए हुए, लेकिन उनके पास जो बेसिक नीड होती है, जो उनके पास फंडामेंटल्स होते हैं, वो उतने क्लियर नहीं होते हैं, जिस वजह से उन्हें बहुत सारी चीज़ों की हेल्प की नीड होती है। तो DST का मेन मकसद क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला हमारा है MSME, तो सपोर्ट लाइवलीहुड एंड टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू इंक्यूबेटर्स। लाइवलीहुड मतलब कैसे वो अपनी जीविका चला पाएँ। अब बिजनेस का मेन मकसद होता है कि वो पैसा कमाएं और जीविका चलाएं, तो जीविका चलाने में उन्हें हेल्प करते हैं। टेक्नोलॉजिकल बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, मतलब कि एक बेसिकली मैनुअल काम नहीं करते हैं। मान लो पेमेंट लेना है तो आपके पास वो क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम भी हो, स्कैनर हो, थोड़ा सा उस पर टेक्नोलॉजिकल को एडवांस करते हैं। जैसे पहले क्या होता था, आप में से सारे लोग अग्री करोगे, आप जब जाते थे ग्रामीण क्षेत्र में सब्जी की दुकान में, पहले क्या होता था, ये बल तराजू होता था कि यहाँ 1 kg का बटखरा रखा हुआ है, यहाँ सामान रखा हुआ है, तौल रहे हैं। अगला क्या होता है, वो तराजू होता था इस टाइप वाला, इसमें कि 1 kg का बटखरा रखा हुआ है या 1 kg का सामान रखा हुआ, उन्हें तौलने में हेल्प करते थे। बट आजकल क्या आ गया है, मशीन आ गया है। आप वो इलेक्ट्रिक वाला मशीन आपने देखा होगा, आप कहीं भी जाते हो आपको 1 kg कोई सब्जी चाहिए होती है, तो वो आप रखते हो, उसे बता देता है कितना ग्राम्स हो गया है। तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जरूरी होती है समय के साथ, ये आपका टाइम बचाता है। इस तरीके से अगला आप हमारा है MSITD TID। इनका मेन मकसद क्या होता है, R&D में। अब R&D बेसिकली ये हर बिजनेस के लिए नहीं होता है, बट कुछ बिजनेस जैसे मान लो कि जो कि जैसे कि मोबाइल के सेक्टर में देख लो, आप हर टाइम देखते हो अलग अलग कंपनी कंपटीशन कर रही है, वो किस तरीके से जीत सकते हैं, तो वो जीत सकते हैं इनोवेशन के तरीके से। अगर आप इनोवेट कर सकते हो चीज़ों को, आप वो चीज़ इस तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हो ताकि लोगों को मज़ा आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हो स्टार्टिंग में जहाँ नोकिया बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, बट आज के टाइम में सैमसंग है, वीवो है, रियलमी वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है
10 से 12 हज़ार रुपये में, जो कि सैमसंग प्रोवाइड करता है 25 से 30 हज़ार रुपये में। तो हमारे जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं वो सैमसंग की जगह आजकल रियलमी, वीवो फ़ोन प्रीफर कर रहे हैं। मकसद वही होता है, अगर आप इनोवेट कर सकते हो चीज़ों को, कम पैसे में अधिक चीज़ों को दे सकते हो, तो वो आप बहुत ही अच्छा चलेगा। अगला हमारा है NST निधि, ये स्कीम्स है। अगला है नीति आयोग एम, इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन टू ले इम्पैक्ट्स फॉर स्टेट स्टार्टअप एंड इनोवेशन होलिस्टिकली। नीति आयोग क्या होता है? अब नीति आयोग आपको पता होगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा आर्ट्स के बारे में, आपने थोड़ा सा भी पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा, बट बेसिकली मैं बता देता हूँ। जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, अब आप लोग तो अगर 2023-24 में आप हो तो आपको पता होगा स्टार्टअप क्या होता है। सारे लोग स्टार्टअप की बात करते हैं, बहुत सारे शो बन गए इसके ऊपर, शार्क टैंक इंडिया, इस तरीके से बहुत सारे शो बन गए स्टार्टअप के ऊपर। सब लोग स्टार्टअप को बताए जा रहे हैं कि स्टार्टअप होना चाहिए, स्टार्टअप होना चाहिए। स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए जो नीति आयोग बहुत सारे फंड्स देती हैं। चलिए, ये स्लाइड तो बहुत लंबी होती रहेगी, बट ये कैसा लगा आपको, आप कमेंट कर सकते हो, या आगे आप किस बारे में जानना चाहते हो मुझे एक बार कमेंट में बता दो। और कैसा लगा आपको कोर्स, या आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। इस तरीके से ही आपको एग्रीकल्चर के बारे में और कुछ जानने को मिलेगा। बाय बाय, टाटा, बाय बाय।